हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टुवर्ड्स सक्सेस विद हरिओम मिश्रा। आज से हम एक नई श्रृंखला लेकर के आए हैं और इस श्रृंखला में हम ग्रामर को स्मॉलेस्ट यूनिट से लेकर के और लार्जेस्ट पार्ट तक का कवर करेंगे। इसमें मेनली हम फोकस करेंगे कि आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स को ठीक तरीके से आप क्लियर कर सकें और साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर की एक अच्छी पकड़ हो। इस हिसाब से हम इस सीरीज़ को लेकर के आए हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में अगर एक लेटर के कोई वर्ड्स हैं तो वो दो हैं, एक है आई और एक है ए। आपने कभी कभी इस्तेमाल किया होगा। आई मैं के लिए इस्तेमाल होता है और ए कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें आर्टिकल के रूप में पहले इस्तेमाल होता है। तो दोनों के दोनों क्या हैं? वॉवल हैं। हम लोग देखते हैं ग्रामर क्या है। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के रूल्स की स्टडी करना ही ग्रामर है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स की अध्ययन करेंगे तो वो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आएगा। हिंदी ग्रामर के रूल्स का अध्ययन करेंगे तो वो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आएगा। ओके, आगे चलते हैं। इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी भाषा के नियमों का अध्ययन है जिनके उपयोग करने से हम अंग्रेजी को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और उच्चारण करना सीखते हैं। तो हमको किस वर्ड का, किस लेटर का कहाँ पे प्रयोग करना है और उस वर्ड के फॉर्मेशन के साथ हम किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमको ग्रामर ही सिखाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको तो सर्वविदित है, आपको पहले से ही पता है कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और कौन कौन से हैं ये भी आपको पता है। आगे देखते हैं इन 26 लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कभी कोई पूछे कि किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने हैं तो आपको जवाब देना चाहिए कि 1 अल्फ़ाबेट होते हैं। मेनली अब इंग्लिश में भी आप बात करें तो 26 लेटर्स होते हैं, बट जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो केवल एक अल्फ़ाबेट होता है, वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, आगे चलते हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये तो मूलभूत इकाई है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने की जो सबसे पहली कड़ी है वो है कि उसके अल्फ़ाबेट को समझना और उसमें जो वॉवल्स हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको समझना। तो मेनली हम अगर देखें तो वॉवल 5 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आई थिंक आप सबको पता ही होगा। ये खुले मुंह से इनको बोलते हैं और इनको बोलते समय किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है, चाहे वो जीभ हो, दांत हो, होठ हो, इनसे किसी प्रकार से हवा अवरुद्ध नहीं होती है। जबकि कॉन्सोनेंट्स जो बचे हुए 21 लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह से जो हवा निकलती है वो दांत या होठ या जीभ या गले के माध्यम से थोड़ा सा रुक कर या अवरुद्ध होकर निकलती है और इनको बोलने के लिए मेनली हमको किसी न किसी वॉवल की सहायता लेनी पड़ती है। सेमी वॉवल्स को होते हैं कि जहाँ पर कभी कभी इनका यूज़ एज अ वॉवल भी होता है और कभी कभी इनका यूज़ एज अ कॉन्सोनेंट भी होता है। तो ऐसे लेटर्स क्या कहलाते हैं? सेमी वॉवल्स कहलाते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर आप देखें तो इनमें 2 लेटर्स हैं, W एंड Y, जो कि एज अ सेमी वॉवल यूज़ होते हैं। इसके बाद जो टर्म आता है वो होता है वर्ड। अब किसी भी लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट टर्म है वर्ड। अब देखिए, जब हम कुछ लेटर्स का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप का कोई एक मीनिंग होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हम वर्ड बोलेंगे। सामान्यतः हम कह सकते हैं अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो शब्द कहलाता है या वर्ड कहलाता है। लाइक अब इनमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे गॉड है। अगर हम इसी को OGD कर दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो वर्ड नहीं होगा। वर्ड तभी होगा जब उसका कोई मीनिंग निकलेगा। तो जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो मेनली हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ड्स का ही प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, जिनमें कोई फाइनाइट वर्ब ना हो और फिर भी वो एक अर्थ स्पष्ट करते हो, किसी वाक्य का कोई पार्ट हो और वो एक अपना अर्थ देता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे फ्रेज। लाइक जैसे दिया हुआ है ऑन द रोड। ऑन द रोड, अब इसमें देखिए कोई फाइनाइट वर्ब आपको दिखती है? नहीं, कोई वर्ब नहीं है।
इसमें जैसे इन द कॉर्नर, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, इसमें ऑन, इन, अंडर, ये आपको प्रीपोजिशन देखने को मिल जाएगा और बाद में ये सब क्या है, नाउन है। तो इनमें कोई वर्ब नहीं मेनली देखने को मिलती है। और ये क्या होता है, ये भाव तो देता है परंतु पूर्ण भाव नहीं देता है। ओके, और इनका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है जिसके अनुसार ये होते हैं। अब आप देखो कभी प्रीपोजिशन ऐसा नहीं होगा कि बाद में आ जाए, पहले नाउन आ जाए, ये पहले प्रीपोजिशन आएगा बाद में नाउन आएगा, इस तरीके का उनका एक क्रम होता है। अगला टर्म जो है वो क्या है, क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज मेनली सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट भी होता है। लाइक अगर ये एक सेंटेंस देखें, ही सेड दैट ही वुड हेल्प द नीडी पीपुल, वो उसने कहा कि वह जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये आपको क्लॉज देखने को मिल जाएगा, ही सेड, और दूसरा एक क्लॉज देखने को मिलेगा, ही वुड हेल्प द नीडी पीपल। अब ही सेड में आप ध्यान दो तो यहाँ एक ही शब्द आया है जो कि आपको सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेड आया है जो कि किस रूप में है, वर्ब के रूप में है। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, इसका मतलब ये सेंटेंस के फॉर्मेट में आ गया है, बट ये पूरा अर्थ नहीं देता है। उसने कहा तो क्या कहा, हमको कुछ क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। हालांकि ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। यहाँ पे दैट ही वुड हेल्प द नीडी पीपल, कि वो क्या करेगा, किसी नीडी पीपल की सहायता करेगा। अब इसके लिए किसने कहा, क्या कहा, इस चीज को हमको कुछ डिफाइन नहीं होता है, तो इसमें अर्थ तो निकलता है, ये उपवाक्य कहलाता है, अर्थात पूरा अर्थ नहीं दे पाता, पूरा भावार्थ नहीं दे पाता कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो इनमें देखो अगर आप, तो इनमें सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा और प्रेडिकेट भी मिल जाएगा, बट ये अपना पूरा एकदम एक्चुअल अर्थ प्रकट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसी ना किसी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। अब आते हैं अंत में मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना था आज, वो है सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना एक पूरा क्या होता है, सेंस निकलता है। तो शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण भाव हो वाक्य कहलाता है। फ्लाई, गो, बर्ड्स। अब इनमें इनका कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है, तो क्या सेंटेंस हुआ, नहीं हुआ। ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसका एक अर्थ निकलता हो, जिसका पूरा भाव निकलता हो, वो क्या कहलाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा। अब ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी है, जैसे मैंने लिखा डॉग, कैट, गो, कम एंड, एक ये ग्रुप है वर्ड्स का, बट के सेंटेंस है, नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। क्लियर, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बर्ड्स फ्लाई, बिल्कुल ये सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, ये पूरा भाव दे रहा है। भोलू बॉट अ बाइसिकल लास्ट वीक, उसने लास्ट वीक एक बाइसिकल खरीदा भोलू ने, तो ये भी क्या है, एक पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। सानिया मिर्जा इज अ टेनिस प्लेयर, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं, ये भी क्या है, पूरा भाव दे रहा है, इसलिए क्या है, सेंटेंस है। अब सेंटेंस के द्वारा ही हम कोई स्टोरीज या कोई भी एक आर्टिकल बना सकते हैं। जब हम कई सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो पैरा बनेगा, कई पैरास को जोड़ेंगे तो स्टोरी या आर्टिकल जो भी हम बना रहे होंगे उसको हम बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। सो एक दो पॉइंट है जो हमको ध्यान देना होता है कि जब भी कोई आप सेंटेंस स्टार्ट करो तो उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और अंत में फुल स्टॉप या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर कोई और मार्क लाइक क्वेश्चन मार्क के साथ हम उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। एक वाक्य में एक सब्जेक्ट होना आवश्यक है, एक वर्ब होना आवश्यक है, वर्ब और सब्जेक्ट दोनों होना कंपलसरी है। अब आप कहोगे सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तो ऐसा नहीं होता है, बट वहां पे क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, यू छिपा हुआ होता है। जैसे आपने सर से पूछा, सर मे आई कम इन, सर ने कहा कम इन, सर ने क्या कहा, कम इन। अब यहाँ जब कम इन की बात करते हैं तो यहाँ पे दरअसल एक सब्जेक्ट छिपा हुआ था जो होता है यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी होता है और मेनली क्या होता है, वर्ब भी होती है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है।